नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में गीता देवी अस्पताल में एक हाल में चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिससे पूरा समाज, पूरा राज्य, पूरा देश स्तब्ध हो गया है। अब हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाना चाहिए, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल ने एक मरीज को कोमा में बताकर उसके परिजनों से महंगी दवाइयां लाने के लिए पैसे वसूल किए, जबकि मरीज होश में ही था और बाद में वह मरीज खुद अस्पताल के बाहर चलकर आ गया और हंगामा हो गया। रतलाम में एक मरीज ने अस्पताल प्रबंधन पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसे जानकर हर किसी के पैरों के तले जमीन ही खिसक जाएगी। अस्पताल के कारनामे से वह इतना ज़्यादा त्रस्त हो गया कि कैथेड्रल और श्वास नली लगाए अस्पताल से बाहर वो सड़क पर आ गया। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे हमारे टीवी स्क्रीन पर। आप इस तस्वीरों को आपको ये हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। और जमकर हंगामा किया। मरीज और उसके परिजनों ने अस्पताल के सारे काले चिट्ठे खोल दिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है? क्या मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का कौन इस पर बात करेगा? और जो मध्य प्रदेश का जो हाल हवाल है सिस्टम का, वहाँ 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस तरीके की तस्वीरें क्यों आ रही हैं? और ये मध्य प्रदेश के जो हेल्थ सिस्टम का आपको हम आज हाल और हवाल मंथन में बताएंगे। खुला बोल रहा है कि तेरे कर रहे, इन्होंने मेरा हाथ पैर बांध दिया चारी। अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो ये देख लो पूरा ही। एमपी के हेल्थ सिस्टम का हाल देखिए। आमतौर पर इस वक्त जब आपने अपना टीवी चैनल ऑन किया होगा या आपने अपना टीवी आपने ऑन किया होगा, तो बहुत सारे चैनल आप अदल बदल कर देख रहे होंगे। तो मैं पूरे यकीन के साथ, पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि इस खबर को आप ढूंढते रह जाएंगे। किसी न्यूज़ चैनल में ये खबर कम से कम प्राइम टाइम में तो आपको दिखेगी नहीं। डिबेट और चर्चा तो दूर, क्योंकि लोगों को फिक्र है औरंगजेब की। उन्हें फिक्र है कि संभल में क्या हुआ, मस्जिद की पुताई हुई कि नहीं हुई। उन्हें फिक्र है कि मुजफ्फरनगर का नाम मुजफ्फरनगर रहेगा या लक्ष्मीपुर हो जाएगा, या फिर मध्य प्रदेश में भोपाल में मुसलमानों को, दुकानदारों को क्या वो सुविधाएं दी जाएं ना दी जाएं, मध्य प्रदेश में कैसे बुलडोजर चलाया जाए, इन सब चीज़ों पर चर्चा है। और तमाम इस तरीके की चीज़ें निकल कर आई हैं कि हम मूल विषयों से, जो हेल्थ सिस्टम है, दवाई है, पढ़ाई है, इन सिस्टम से हम बिल्कुल विमुख हो जाते हैं। हम मतलब मीडिया, और वो चर्चा ही नहीं करता। यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीर, रतलाम जैसी तस्वीर अब आम हो रही है धीरे धीरे। अभी फ़िलहाल हम कुछ दिनों तक चौंक रहे हैं, स्तब्ध हैं। संवेदनशील लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग थोड़ा ठिठकते हैं, देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये तो हद ही हो गई। एक मरीज कोमा में चला गया या डाल दिया गया, या वो उसे बेहोशी की दवाएं दी जाती रहीं, क्या रहा? या वो वास्तव में कोमा में था ही नहीं और बाहर निकलकर उसने सड़क पर हंगामा कर दिया। रतलाम का गीता देवी अस्पताल ये निजी अस्पताल है। ये यहाँ जो ये तस्वीर आपने देखी ये यहीं की है और इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। मरीज बंटी नीनामा को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। मरीज के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने ये बताया कि बंटी कोमा में है और लगातार उनसे महंगी दवाइयाँ और एकमुश्त पैसे जमा करा लिए, जबकि मरीज पूरी तरह होश में था। इसके बाद मरीज और उसके परिजनों ने खुद चीख कर सड़क पर ही अस्पताल की हकीकत लोगों के सामने खोल दी। बंटी का पड़ोसी से विवाद हो गया था, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां से मरीज को रतलाम के ही बड़े निजी अस्पताल, जीडी अस्पताल जिसे कहते हैं, गीता देवी अस्पताल, वहां भर्ती कराने के लिए परिजन ले गए थे। अब मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि मेडिकल कॉलेजों, बड़े अस्पतालों में जो सरकारी हैं, वहाँ भी दलाल लगे रहते हैं प्राइवेट अस्पतालों के, और दलालों के माध्यम से वो जीडी अस्पताल में पहुँच गया और उसके बाद ये पूरा हंगामा हो गया। इस पूरे मामले में रतलाम के कलेक्टर राजेश बाथम हैं, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय टीम बनाई है अस्पताल की जांच करने के लिए। टीम के सदस्य आशीष चौरसिया ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। मरीज के परिजन सहित सभी के बयान दर्ज करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। तो अब कुल मिलाकर ये रटाया बयान है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब एक सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरीके से देश की, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चलेगी? एक रिपोर्ट देखिए। खुला बोल रहा है कि देखते हो कर रहे, इन्होंने मेरा हाथ पैर बांध दिया चारी। अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो ये देख लो पूरा ही। अगर आप गरीब हैं और आप बीमार हैं या फिर आप धनवान भी हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि यहाँ हारे का सहारा खाटू श्याम नहीं बल्कि बीमारी से छुटकारा और सीधा भगवान के पास पहुँचाने का रास्ता मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी अजीब अजीब बातें हम कर रहे हैं। यहाँ हम अजीब बातें नहीं कर रहे, बल्कि किसी भी अस्पताल में भर्ती होने या कराने से पहले उसके बारे में जान परख लेने के लिए आगाह कर रहे हैं। नहीं तो आप लुटते रहेंगे और आपकी जानें जाती रहेंगी। अब आपको एक निजी अस्पताल की पूरी कहानी बताते हैं। कहानी रतलाम के निजी गीता देवी अस्पताल से शुरू होती है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आती है। यहां कैथेड्रल और श्वास नली लगाए मरीज अस्पताल के बाहर सड़क पर आ पहुंचे, जिसके बाद मरीज और उसके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। मरीज के परिजनों का आरोप है कि मरीज को कोमा में बताकर उनसे लगातार अस्पताल प्रबंधन महंगी दवाइयां मंगा रहा था, जबकि मरीज पूरी तरह होश में था। मरीज बंटी नीनामा को ये साबित करने के लिए खुद कैथेड्रल और श्वास नली लगाकर रोड पर आना पड़ा। मरीज को ऐसी हालत में सड़क पर खड़ा देखकर हर कोई आने जाने वाला ठहर गया। मरीज बंटी का कहना है कि अस्पताल में उसे गालियां दी गईं और उसके हाथ पैर बांध कर रखा गया, जिसके बाद मरीज और उसके परिजनों ने खुद चीख कर सड़क पर ही अस्पताल की हकीकत लोगों को बताई। और अंदर गब्बर में जो सीन हो जाता है नहीं, मरे हुए आदमी को जिंदा बता के यहाँ पे सेम हो रहा है। ये रकम और ये पैसे क्या इसका पैसा नहीं दे पाता मैं, इसका पैसा नहीं दे पाता मैं अपने इलाज के लिए। ये बताओ आप लोग, ये मेरी रकम रखने की नौबत आ गई थी। ये लोग ऐसा कर रहे हैं क्या? और आपको देखना है ना, इनके कॉस्ट्यूम से छूट के बच के आया हूँ मैं। ये देखो, अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो ये देख लो, इनके कॉस्ट्यूम में से भगा हूँ मैं वहाँ से। हस्बैंड की गंभीर हालत थी, इंदौर रेफर करा गए थे, तो हमने बोला पास में गीताजी हॉस्पिटल है तो हम यहाँ पे दिखा देते। हम 10 बजे लेके गए थे, वहाँ पे भर्ती करे, तो डॉक्टर ने बोला था बेहोश हालत है तो पैसे की व्यवस्था कर लो। तो हमने 40,000 रुपए का इलाज तो करवा दिया। फिर बोला कि अब होश नहीं आ रहा है, बेहोश हालत में कोमा में जा चुके हैं इंसान और रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो फिर मैं 1 लाख रुपए लेके आई। 10 मिनट लगे मुझे मोती नगर जाने में। वापस पैसे लेके आके आईसीयू रूम में गई, बोला कि आपका हस्बैंड कोमा में, अभी आप नहीं जा सकते हो। तो एक मैंने जैसे दरवाजा खोला, खुला ही था वो, तो कैमरे भी लगे हुए सामने। मैं गई अंदर तो मेरे हस्बैंड को पलंग पे बांध रखे उन्होंने। डॉक्टर लोग सारे 5-6 डॉक्टर लोग हाथ भी बांध रखे और मेरा हस्बैंड जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मेरी मिसेज से मुझे मिला दो। अगर इंसान कोमा में चला गया था तो फिर वो कैसे बोलता, ये भी बता दो। बाहर निकाला, मैंने बचाया पीछे से, फिर मैं निकली, फिर आगे मेरे हस्बैंड करके मैंने निकाला। वो लोग कंडीशन लगा के मार डालते थे कि वो सच में आवाज उठाने के लिए तैयार हुआ था। 2 मार्च को कुछ मारपीट की घटना सामने आई थी, उसके लिए मरीज यहाँ पे भर्ती हुआ था एवं उसको संभावित जो है दिमाग की चोट थी, उसके लिए इंदौर जाने के लिए मरीज को बोला गया था। परंतु वो मरीज को कहीं प्राइवेट अस्पताल में लेके गए। वो मरीज पुनः आज वापस से मेडिकल कॉलेज रतलाम लाया गया है। अभी मरीज की जांच चल रही है एवं जो भी बाकी घटनाक्रम होगा, जो भी मरीज की स्थिति होगी, वो जांचों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। मरीज अभी कॉन्शियस है परंतु अपने पूरे ही होशावास में नहीं है। बता दें कि मरीज बंटी का पड़ोसी से विवाद हो गया था, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था।
जहां से परिजन द्वारा मरीज को रतलाम के बड़े निजी जीडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हंगामा बढ़ता देखकर औद्योगिक थाना पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे और मरीज के परिजनों को समझाकर शांत कराया और जांच की बात कही। बड़ा सवाल है कि आखिर डॉक्टरों की ये किस तरह की हरकत थी? क्या डॉक्टर मरीजों को भर्ती करके उनके साथ पैसे हथियाने का काम कर रहे हैं? क्या जिंदगी को देने वाले धरती के भगवान मानव अंगों की तस्करी का कोई सिंडिकेट चला रहे हैं? आखिर स्वास्थ्य महकमा इतना हल्का क्यों? भी शामिल है। आखिर आम इंसान बीमार होने पर कहां जाए, किस पर भरोसा करे, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब करे तो क्या करे कोई। ये घटना निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के साथ की जा रही मनमानी लूट घसोट का एक ताज़ा उदाहरण है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुड़गांव जैसी इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं। अभी एक घटना गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल की आई। सोशल मीडिया पर वो घटना काफ़ी चर्चित रही। एक महिला ने अपने पति को भर्ती कराया, कहा गया कि वो जल्द ही 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे और धीरे धीरे करके 1.5-2 महीने तक उन्हें रखा। वो चल कर गए थे और बोरी में लाश बनकर वहाँ से आए। तो इस तरह की घटनाएं अक्सर हो रही हैं और ये अस्पताल संवेदनशील नहीं है। और दुख की बात यह है कि मीडिया का कंसर्न अस्पताल नहीं है। हमारे जैसे तमाम जो चैनल हैं या जो अखबार हैं या जो सोशल मीडिया को अगर आप छोड़ दें, अगर सोशल मीडिया ना हो तो इस तरह की घटनाएं निकल कर आएंगे नहीं। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया इसका बधाई का पात्र है। इस तरह की घटनाएं हम लोगों तक भी पहुंच जाती हैं क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई है कि अब ये घटनाएं जो आम इंसान को लेकर, जो आम इंसान की पीड़ा दर्द है, वो चैनलों का, अखबारों का विमर्श नहीं बनता, उनकी हेडलाइन नहीं बनती, क्योंकि ये आम लोग हैं। और जो हम लोग जब पत्रकारिता को करने आए थे तो ये कहा गया था कि मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, मास के लिए काम कर रहे हैं, क्लास के लिए नहीं। यानी जन संचार का माध्यम है पत्रकारिता, लेकिन वो जन संचार नहीं, कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए ये माध्यम बनकर रह गया है। और यही वजह है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अगर हम और हमारे जैसे तमाम लोग अगर चाहें कि अस्पताल सुधार देंगे तो हम सुधार देंगे, है ताकत हम में। लेकिन वो जिगरा और जिगरे की भी ज़रूरत नहीं, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है कि हम पत्रकार भी गुलामी की स्थिति में आ गए हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम इस तरह के अस्पतालों में निजी घटनाएं उदाहरण है। दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं, लखनऊ का मेदांता हॉस्पिटल जहां ओम प्रकाश राजभर मंत्री उत्तर प्रदेश की, उनकी मां को वो अच्छा खासा चलकर गई थी और लाश के रूप में वहां से निकली। बहुत सारे उदाहरण हैं। गोरखपुर का एक निजी अस्पताल, प्रसव के बाद महिला और उसके नवजात बच्चे की मृत्यु के बावजूद परिजनों ने हंगामा किया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और परिजनों से वास्तव में पैसे की मांग वो करते रहे। इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि निजी अस्पतालों में मरीजों के साथ लूट घसोट की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियां भी उजागर हो रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये गीता देवी हॉस्पिटल का मसला गंभीर है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 20 साल से सरकार है और अब तक अगर वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हो पा रहा है, अगर दलाल मेडिकल कॉलेज में सक्रिय हैं और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को ले जा रहे हैं, तो ये भी बहुत चिंता का विषय है। और मंथन में आज हमने इसे बहुत गंभीर घटना मानकर आज हमने अपने प्राइम टाइम शो मंथन में इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं और हमने इस विषय को उठाया है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। दीपक जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत दीपक जी। कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत, धन्यवाद। राहुल बैरागी हमारे संवाददाता रतलाम से जुड़े हुए हैं। इसके बाद कुछ और मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल बैरागी, ये मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का
जीता जागता उदाहरण है ये घटना। देखिए, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को आईसीयू में ठूंस दिया जाता है, चाहे वो उसके लायक हो चाहे ना हो, उनका चाहे सामान्य बीमारी हो, आईसीयू में ठूंस कर उनके परिजनों से पैसे वसूले जाते हैं, ज़मीन बिकवा दी जाती है, मकान बिक जाता है। और जब पेशेंट बिल्कुल गाफिल हो जाता है तो कहा जाता है कि इसे सरकारी अस्पताल ले जाओ, एम्स ले जाओ, मेडिकल कॉलेज ले जाओ। तो इस घटना के पीछे क्या जानकारी आपके पास है? और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। राहुल बैरागी जी, आए दिन कुछ न कुछ, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें, कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं निकल के सामने आती हैं। अभी ताजा उदाहरण आपको बता दें कि रतलाम में इलाज के दौरान अर्धनग्न अवस्था में जो मरीज था वो खुद बाहर निकल गया। ये पूरा मामला है रतलाम शहर का, जहां पर जीडी हॉस्पिटल है। जीडी हॉस्पिटल में एक मरीज भर्ती था। भर्ती में मैनेजमेंट पर बंधक बनाने का भी आरोप लगाया गया है, लेकिन मरीज जो अर्धनग्न हालत में बाहर निकला, कहीं न कहीं ये तस्वीर वायरल हुई। उसके बाद ये लोगों में कहीं न कहीं संदेश गलत ज्यादा दिखाई दिया है। ये पूरा मामला जो रतलाम का है, 80 फीट रोड पर जेडी हॉस्पिटल है। यहाँ पर एक अचानक एक मरीज अस्पताल से बाहर निकल जाता है। वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ भी किस प्रकार जमा होती है कि मरीज खुद अपने आप को बयां करता है कि मैं यहाँ पर बीमार नहीं हूं और मुझे मेरी पत्नी से मिला दीजिए। ये कहकर वो बाहर आता है और अर्धनग्न अवस्था में वो खुद अपने आप को बयां करता है। और वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसको देखते हुए वहां पर प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचते हैं और उसको समझाइश देते हैं कि आप यहां से अंदर चलिए, जो भी है अपन बेड की बात करें। लेकिन वहां पे हंगामा शुरू हो जाता है और हंगामा शुरू होते ही वहां पर आसपास की जो भीड़ थी वो वहां पर इकट्ठी हो जाती है और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और कोई लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उस वीडियो को वायरल करते दिखाई देते हैं। ये नहीं, बता दूं मैं कि मरीज के नाक में नली थी और यूरियन की बैग की थैली हाथ में लेकर वो निकला और इस तरह से रोड पर एक हंगामा देख वहां पर भीड़ खड़ी हो जाती है। और वहां के जो जिम्मेदार के जो अधिकारी है वो कहीं न कहीं अपनी आंख बंद करके ही बैठे दिखाई दिए हैं। वहां की जो औद्योगिक पुलिस है, उनके जैसे संज्ञान में मामला आया कि इस तरह का वहां पे मामला चल रहा है, तो पुलिस मौके पर पहुंची और जो पीड़ित था उस पीड़ित को समझाइश देने की कोशिश कर रही थी पुलिस। लेकिन फिर भी वो पत्नी और जो उनके परिवार के जो लोग थे, उन्होंने गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाया है कि ये यहाँ पर हमें लूट रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो राहुल बैरागी, ये तो हद हो गई। राहुल बैरागी, ये तो हद हो गई कि कोई व्यक्ति कोमा में नहीं है और अस्पताल उसे बताया कि वो कोमा में है और उसकी पत्नी से 1 लाख रुपया वसूला जाए, दवाइयों के नाम पर 40,000 रुपए लिए जाएं। तो ये तो गजब हो गया, हद हो गई। और दूसरी बात, जरा उस अस्पताल के बारे में बताइए कि क्या पूर्व भी जीडी अस्पताल का काला चिट्ठा इसी तरीके का रहा है? उसकी इस प्रकार की पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं क्या वहाँ? राहुल बैरागी जी जी जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है ये जेडी हॉस्पिटल का है पूरा। और ये बंटी नीनामा जो व्यक्ति है, ये इस तरह की जो हरकत इसने करी है कि अपने आप को जो साबित कर रहे थे डॉक्टर की ये कोमा में चला गया, लेकिन वो अपने आप को साबित करने के लिए हाथ में थैली लिए, नाक में नली, और वो खुद बाहर आया और बयां कर दिया उसने कि मैं कोमे में नहीं गया हूं। और ये जो घटना सामने आई उसके बाद ही प्रशासन मौके पर पहुंचा है, पूरे मामले की जांच की बात कही है। और ये जो मामला है ये प्रथम मामला अभी संज्ञान में आया। इस तरह से पहले कोई इस तरह का कोई मामला अभी जेडी हॉस्पिटल का सामने नहीं आया, लेकिन ये जो मामला भी आया है संज्ञान में, प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही, बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। जी नहीं, लापरवाही नहीं भाई, ये तो वसूली है, गुंडाई है, बदमाशी है अस्पताल की। संतोष सिंह के पास मैं जाऊंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भोपाल से। संतोष सिंह, ये क्या हो रहा है वहां पर? किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? आप गुड़गांव मेदांता में हर तीसरे दिन कोई ना कोई घटना होती है। उत्तर प्रदेश में इस तरीके की अस्पतालों की मनमानी, लोग गाजर मूली की तरह अस्पतालों में मर जा रहे हैं। और ये तो किसी तरह जान बचाकर भागा, नहीं पता नहीं उसको इलाज के नाम पर वो बता रहे रस्सियों से बांधे हुए थे, वो कह रहे थे कोमा में चला गया, क्या क्या वसूली। और आईसीयू में लोगों को भेज कर पैसे वसूलने की तो घटनाएं बिल्कुल आम हो गई हैं। संतोष, बोलते ना लोग विश्वास करके आते हैं।
शहरी और ग्रामीण संतोष संतोष परिहार, इसके नाम से लूट लेते हैं। संतोष परिहार बोलिए। अनम्यूट कीजिए आपको। कानून बनना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। ये मध्य प्रदेश के अंदर ये जो घटना है, आइए सबसे बड़ा साधुवाद इस चैनल को भी चैनल ने दिखाने की हिम्मत करी। ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में कई जगह प्राइवेट अस्पतालों में हो रही हैं, और उसका मेन कारण ये है कि इसका एक जो कागज जो है, कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है 108 में करके वो प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो उस मरीज को बोलूंगा कि मरीज जो है कोमा में दिखा के उससे जो लूट करके पैसे लिए गए, और वो बाहर आके खुद बता रहा है कि मैं कोमा में नहीं था, मुझे बात के रखा गया। तो इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा वो होने के बाद भी अभी तक कलेक्टर को, एसपी को जांच के अलावा तत्काल सील कर देना चाहिए अस्पताल, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी घटना है कि कोमा में बता दिया वो मरीज चल के आ रहा बाहर। तो मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश में जो ये घटना है, मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है। यूपी की आपने घटना बताई, यूपी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना में कई लोगों की जानें चली गई प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने के बाद। लोगों ने अपने खेत बेच दिए, जमीन बेच दी, मकान बेच दिए, फिर भी जो है खत्म हो गए लूट। ये तो एक बड़ा कागज है, और कागज इतना बड़ा है कि सरकार के से मिलके जो है यहाँ के जो नेता और ये लोग हैं, ये लोग इनका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए तो कार्रवाई नहीं होती उनके अंदर। तो ये सबसे बड़े आपने चैनल में बताने की वो करा, बाकी और चैनलों में क्यों नहीं आ रहे? बहुत सारे चैनल है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इससे अच्छा, इससे आप देखिए कि इनका कितना बड़ा नेटवर्क है। नहीं, निश्चित तौर पर। और स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कर रहे हैं संतोष जी? बहुत बहुत धन्यवाद। और कम से कम इसमें आपने जो बताया, इसको हम सोशल मीडिया पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते हम सबको बताएंगे। ज्यादा लोगों को पहुंचना चाहिए, लोग जागरूक होना चाहिए। जागरूक होने के बाद उनको मालूम होना चाहिए कि देखिए ऐसा भी हो रहा है। और कलेक्टर, एसपी, प्रशासन, यहाँ तो मध्य प्रदेश में लूट मची हुई है। रिचार्ज और टॉपअप पे एसपी, कलेक्टर, एसपी चल रहे हैं। जब पैसे लेके जब पूरा ठेका दे दिया जाएगा प्रशासन को, तो यही हाल होगा प्रदेश का। कई जगह और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोई संज्ञान लिया क्या संतोष जी? संतोष जी, क्या स्वास्थ्य मंत्री ने कोई संज्ञान लिया है संतोष जी? करने के अलावा नहीं तो या तो जनसंपर्क से विज्ञापन ही नहीं मिलेगा, कहाँ से करोगे? संतोष जी, क्या स्वास्थ्य मंत्री ने कोई संज्ञान लिया है इसको लेकर? अरे मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो आपके चैनल को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि ये घटना सोशल मीडिया, आपके जो चैनल जो है रिपोर्टर ने इसको जो करा, उसने हिम्मत करी, और हिम्मत करने के बाद आपने डिबेट बिठाई। नहीं तो इस पे इतनी बड़ी घटना होने के बाद ऐसा कोई भी चैनल है क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि इनका पूरा कागज बंधा हुआ है, सब चारों तरफ से जो है बंधे हुए हैं लोग, कुछ बताना नहीं चाहते। पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना के अंदर लाखों लोगों की जान चली गई। कई अस्पताल जो है, अस्पतालों में इतनी लूट हुई कि जमीन बिक गई, मकान बिक गए, कई परिवार बर्बाद हो गए। और उसका हाल ये रहा। अब आप इससे मजाक वाली बात, आप देखिए कि कोमा का मरीज, कोमा में जाने के बाद आदमी बोल नहीं पाता, बाहर आके खड़े होकर कह रहा है कि मैं सर, बोले मुझे बांध के रखा गया। और इसके बाद भी कलेक्टर ने क्यों नहीं सील कर दिया अस्पताल? इतने बड़े बड़े लोगों का संरक्षण होगा उस पर। और असल में क्या है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, मोहन यादव जी जब से आए हैं तब से और ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बलात्कार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, लूट होती जा रही है। और पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा हाल है, केवल जो 15 दिन के अंदर 12,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। तो मध्य प्रदेश में जनता की गाड़ी कमाई से इवेंट करके उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं, सपने बेच रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, केवल हवा में मुंह की बातें करते हैं। और इस घटना को बहुत ऐसी घटना है, हृदय विदारक घटना है। इसमें कलेक्टर को आप ये बताइए, कलेक्टर को जांच के अलावा उसमें अस्पताल में बुला के सील करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? FIR करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये देख लीजिए मध्य प्रदेश में कैसा। ठीक बात है। मैं लौटूंगा आपके पास। विनोद यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता रतलाम से जुड़े हुए हैं। विनोद यादव, इस तरह की घटनाएं क्या संदेश देती हैं? लगातार आप सत्ता में हैं, अगर प्राइवेट अस्पतालों की ये हालत है, और क्या सरकारी अस्पताल इस लायक नहीं हैं कि लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, उनकी ज़मीन बिक रही है, उनका मकान बिक रहा है। और ये जो अभी बंटी नीनामा का मसला सामने आया है, ये तो बिल्कुल हतप्रभ करने वाला है, स्तब्ध कर देने वाला है कि वो
उस आदमी को उसके परिवार से कहा भाई 1 लाख रुपये और जमा करो, तुम्हारा मरीज कोमा में है। और जब उस पत्नी देखने की बात करती है, वहाँ जाती है, तो उसका पति सही हालत में मिलता है। वो कह रही कि उसको रस्सी से बांधा गया था और वो मरीज बाहर आ जाता है। विनोद यादव, विनोद यादव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी कोई जवाबदेही बनती है क्या? आवाज नहीं आ पा रही, आवाज। विनोद यादव, इस घटनाक्रम के प्रति कोई जवाबदेही बनती है आपकी? आप लगातार सरकार में हैं और इस तरीके की, मुझे लगता है कि भारत में इस तरह की घटना तो मैंने अभी हाल में नहीं देखी कि पता चला जो मरीज कोमा में हो वो कूद कर सड़क पर आ जाए और कहे भैया मुझे तो मारे डालने हैं। कैसा अस्पताल है भैया? और क्या किया अभी तक आपकी सरकार ने और आपने? निश्चित ही इसमें प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है। प्रशासन इसको देख भी रहा है, तो कार्रवाई भी होगी, हॉस्पिटल पे भी कार्रवाई होगी। और इस तरह की घटना निंदनीय है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जांच का विषय है, जांच के बाद इसके अंदर जो भी आएगा उसके अंदर ये सारी कार्रवाई के घेरे में रहेगा हॉस्पिटल। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में आप लगातार सत्ता में हैं, चौथी बार आप लगातार सत्ता में हैं, क्या अस्पतालों का नेटवर्क, क्या आप आम आदमी को स्वास्थ्य व्यवस्था का नॉर्मल इंतजाम भी नहीं कर पाए, जिसके कारण जो प्राइवेट अस्पतालों का शिकार हो रहे हैं लोग, लूट घसोट का शिकार हो रहे हैं? विनोद यादव, इतनी तो जिम्मेदारी बनती है। अब खाली हिंदू मुस्लिम करने से काम तो चलने वाला नहीं। हॉस्पिटल के अंदर भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। आयुष्मान योजना के अंतर्गत का इलाज वगैरह होता है। लेकिन जब कोई परिवार के व्यक्ति जब अपने बीमार व्यक्ति को कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो उसके लिए तो सरकार तो कोई जिम्मेदार है। सरकार ने अपनी सारी हॉस्पिटल और उनकी सुविधाओं के लिए सारी चीजें रखी हुई हैं। अब वो निर्भर करता है जो भी व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति है, वो क्या उसमें मतलब विचार करता है, उस हिसाब से वो सिविल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। उस हिसाब से चीजें, पर ये घटना बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें इसकी जवाबदेही हॉस्पिटल की है और शासन इसमें जांच कर रहा है। इसमें जो भी निष्कर्ष आएगा इस पर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है विनोद यादव भी वही डीएम वाली बात कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, अब पता नहीं कब कार्रवाई होगी, कब जांच होगी। लेकिन लोग अगर मान लीजिए प्राइवेट अस्पतालों, विनोद यादव ने कहा कि भाई लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? इस बात का क्या विनोद यादव की सरकार ने जानने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानने की कोशिश की कि क्या वो अस्पतालों में जो लोग अपने मरीजों को सरकारी अस्पतालों में नहीं ले जाना चाहते या वहाँ से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वो क्या कारण है? क्या सरकार ने कोई रिपोर्ट की कि भाई इसमें इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, या फिर दलालों का सिस्टम है, माफिया का सिस्टम है प्राइवेट अस्पतालों का? और प्राइवेट अस्पताल भी तो सारी सुविधाएं लेते हैं सरकार से, बहुत सारी उनको रियायतें मिलती हैं। तो क्या इस तरीके की घटनाओं के लिए सरकार देखती रहेगी क्या? एक ब्रेक ले रहा हूँ। इन्होंने मेरा हाथ पर बांध दिया छारी। अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो ये देख लो पूरा ही। एमपी के हेल्थ सिस्टम का ये हाल देखिए। हाल तो फिलहाल बेहाल ही लग रहा है, क्योंकि एक मरीज, रतलाम का मामला है, मरीज को कहा जाता है कि वो, मरीज के परिजनों को कहा जाता है कि आपका मरीज कोमा में है, 40,000 की दवाइयाँ आएंगी। पत्नी दवाइयाँ लाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, फिर कहा जाता है 1 लाख रुपए का इंतजाम करो वरना जान भी जा सकती है। बहुत गंभीर स्थिति है। बेचारी पत्नी रोती कलपती जाती है। 1 लाख रुपया गरीब आदमी के लिए इंतजाम करना कितना कठिन है आज के दौर में, जब नौकरी का ठिकाना नहीं, तनख्वाह का पता नहीं। ऐसी स्थिति में बंटी निनामा नाम के इस युवक की पत्नी जाती है और किसी तरीके से मांग जांच का 1 लाख रुपए लेकर जब अस्पताल आती है, तो डॉक्टरों से कहती कि भाई हमें हमारे पति को तो दिखा दो। उसमें भी जद्दोजहद होती है। वो महिला जबरन जब अंदर जाती है वार्ड के, तो पता चलता है कि उसके पति को रस्सियों से बांध रखा गया है। और पति साफ तौर पर बातचीत कर रहा है कि नहीं नहीं, मुझे कोई कोमा नहीं हुआ है। किसी तरीके से महिला बाहर निकलती है और कैथेड्रल लगाए हुए, श्वास नली जो नाक में ऑक्सीजन देने के लिए वो नली लगाई जाती है, वो लगाए हुए बंटी निनामा कूद कर सड़क पर आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जिस
व्यक्ति को कहा जाता हो कि वो कोमा में है और वो कूद कर सड़क पर आ जाए, वो आदमी अस्पताल की हकीकत बयां कर दे, तो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का इससे बुरा दिन तो हो ही नहीं सकता। और बंटी मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ से उन्हें क्या कोई दलाल गीता देवी हॉस्पिटल ले गए? क्या ये पूरा तंत्र है प्राइवेट अस्पतालों का? मध्य प्रदेश के रतलाम से लेकर दिल्ली, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश और बिहार तक एक ऐसा नेटवर्क बन गया है कि अगर आप प्राइवेट अस्पताल के अंदर गए, आपकी ज़मीन बिक जाएगी, आपका मकान बिक जाएगा और अंततः आपको भेज दिया जाएगा फिर सरकारी अस्पताल मरने के लिए। तो सवाल 2-3 उठते हैं कि क्या मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल, मैंने तो इस तरह की घटना नहीं देखी कि भाई कोई मरीज कोमा में बता दिया गया हो और वो साक्षात कूद कर सड़क पर आ जाए। ये तो बड़ी अजीब घटना है। लेकिन उतनी ही शर्मनाक घटना है कि डॉक्टरों का पेशा जो है वो किस हद तक पहुंच गया है। वसूली के लिए आईसीयू में डालने की घटनाएं रोज आम हैं। एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, वो अब दुनिया में नहीं है। उन्होंने दिल्ली के एक बड़े अस्पताल से इसलिए नौकरी छोड़ दी थी कि उनको रोज कहा जाता था कि भैया 7-8 मरीज अगर आप बेवजह आईसीयू में नहीं भेजोगे तो आपकी तनख्वाह नहीं रिलीज होगी महीने में। ये हालत है मेडिकल प्रोफेशन की। और आम आदमी अब जिए तो जिए कहाँ? सरकारी अस्पताल इस लायक नहीं बचे हैं और सरकार कहती है कि भाई घटना हो गई है। डीएम साहब कह रहे हैं जांच होगी, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, जब प्रवक्ता साहब बैठे थे विनोद यादव, वो कह रहे हैं जांच हो रही है। इस बीच हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम के जो पीड़ित हैं बंटी नीनामा, वो जुड़ गए हैं। बंटी जी, बहुत स्वागत और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आप बचकर आ गए। नहीं, मुझे लगता है जिस तरीके से अस्पताल वालों ने चक्रव्यूह रचा था तो आपकी जान भी जा सकती थी, मुझे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कहने में। मैं सीधे बंटी नीनामा का रुख करूंगा। बंटी, हुआ क्या है, जरा पूरा घटनाक्रम हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके साथ घटना क्या हुई, आप मेडिकल कॉलेज कैसे गए और फिर गीता देवी हॉस्पिटल कैसे पहुंचे, जरा आप अपनी ही जुबानी बताइए। बंटी जी बताता हूँ मैं। हुआ ये था सर कि यहाँ पे आपस में क्या थोड़े से विवाद चल रहे थे। यहाँ पे बीच बचाव के चक्कर में मेरे पीछे से वार कर दिया था किसी ने जी। उस टाइम मेरे को क्या ब्लीडिंग हुई थी, तो ब्लीडिंग निकल रही थी, तो घर वालों ने सीधे मेरे को सिविल हॉस्पिटल जो अपना मेडिकल कॉलेज पड़ता है रतलाम में जी, यहाँ पे इन्होंने ले जाके मेरे को एडमिट करवा दिया। तो वहाँ पे पूरी रात में एडमिट रहा था। फिर पुलिस से उन्होंने रिफर करने का बोल दिया था मेरे को इंदौर में। तो घर वाले क्या थोड़े से उत्सुकता थे, तो उन्होंने सोचा कि इतने लंबे रास्ते पे अगर इसको ले जाएंगे तो शायद कुछ भी मतलब हो सकता है। तो उन्होंने क्या है कि जो एक एम्बुलेंस वाला था, जैसे मेरे को घर वालों ने बताया, एम्बुलेंस वाले ने बोला कि यहाँ पे आप नजदीकी का इलाज करवा लीजिए तो आपका इलाज अभी टाइम पे चालू हो जाएगा। इस हिसाब से मैं फिर जेडी हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। अब जेडी हॉस्पिटल में मेरे को, मेरे घर वालों को, इनको ये बताया गया था पैसे के लिए। पहले तो मैं आपको कुछ चीजें भी बताना चाहूंगा, मेरे पास में बिल है। जैसे कि जेडी हॉस्पिटल वाला बता रहा है कि इनका 8,000 रुपए से कुछ दर्शा दिया, बाकी मेरे पास में कुछ भी नहीं, समझो कि 30,000 रुपए का बिल है और ये भी 1 घंटे के भीतर। और उसके बाद की आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, जो मेरी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट पे से जो ये पल्स वगैरह आते हैं, जो शरीर की जो भी रीडिंग वगैरह रहती है, तो इसका क्रॉस करके उन लोगों ने वापस मेरे को पूछा है जी। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब अंदर की जो घटना हुई है वो मैं आपको बताता हूँ कि अंदर हुआ क्या था एक्चुअली में। तो अंदर ये हुआ था कि मैं वहाँ पे था होश में। अब उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे परिजन जो भी है बाहर, मेरी वाइफ वगैरह, उनसे मेरे को एक बार मिलवा दो जी। अब उन्होंने पहले से मेरे वाइफ को पूछा दिया था पैसे के लिए, क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरे को बताया था कि आपके बारे में इन्होंने ऐसा ऐसा मेरे को बोला था कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और गंभीर हालत है और कोमा में चला गया, तो आप कुछ भी करके पैसे का अरेंजमेंट कीजिए तो हम उसके क्या है कि ट्रीटमेंट आगे बढ़वाते हैं जी। मेरा अभी प्रश्न ये है कि ये अभी आधी क्लिप भी जो सीसीटीवी की कैमरे की चला रहे हैं, तो ये पूरी क्लिप क्यों नहीं चला रहे? उससे 2 मिनट पहले की बताइए ना कि वहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअली जी। उनके डॉक्टर लोग मेरे से क्या व्यवहार कर रहे थे, और उनका उसी डॉक्टर ने मेरे को उकसाया था और मैंने उसको ये भी बोला था कि मैं भाई कंप्लेंट डाल दूंगा इस जगह की। तो उनने मेरे को खुला अंदर बोला था, इसलिए मेरे को बाहर आना पड़ा, क्योंकि उनने ये बोला मेरे को कि इस जगह भी कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं कर सकता है यहाँ पे जी। और मेरे को फिर गाली गलौज देने लग गया था जी। तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के, जो मेरे को लग गया था कि ये मेरे को बाहर निकलने नहीं देंगे यहाँ से, तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के हिसाब से जो भी वहाँ पे मेरे हाथ में आया था वो चीज मैंने बताते हुए फिर मैंने दरवाजे वगैरह खुलवा के बाहर निकला हूँ। क्या
और इसके मेरे पास में बिल है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इनको व्हाट्सएप पे भी करवा सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई से मतलब मेरे ऊपर केस ढोल रहे हैं वो दूसरा। नहीं तो तो ऐसा कुछ फिर भी फिर नहीं उसके है, और बाद इसमें मैंने कोई जब ऐसा आप crime आप नहीं करा है। आप आपकी पत्नी अंदर गई तो फिर आप बाहर कैसे आए के कैसे नहीं, मैं निकल पाए वहां से? पत्नी, एक इत्तेफाक है कि पत्नी भी उसी टाइम पे मौके पे आ गई, तो मैं उसके जरिए क्या उसको सच्चाई बताई मैंने कि ये देख मेरा हाथ बांध रखे। अब अच्छा उसको लगा था, उनने ये सोचा था कि भैया कि हो सकता है कि ये होश में आया है तो कुछ मतलब इनको लग रहा है कि यहाँ पे है कि नहीं है, बाकी उससे आधे घंटे एक घंटे पहले मैं होश में आया हुआ था जी। और वहां पे बैठा हुआ था, और इनकी प्लानिंग अंदर यही चल रही थी कि इसकी पत्नी को बोलो कि पैसे वगैरह का ये है। अब ये मेरे को क्या पल्ले पड़ चुकी थी कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली के अंदर। जी। और डॉक्टर से मैंने यही बात बोली थी कि मेरे को मेरे परिजन से तो मिलवा। क्या आपने डॉक्टरों की सारी बातें सुन ली कि किस तरीके से वो वसूली की योजना बना रहे थे बंटी? जी जी हाँ, योजना बना रहे थे और वो पैसे लेने की ही योजना बता रहे थे, क्योंकि वो इसलिए मैंने ओपन करा था नीचे आके, क्योंकि बस में भी आई हुई थी और मेरे घर वाले का उधर उधर पैसे लेके आए थे, तो हमारे पास तो हम तो मिडिल क्लास है, अब इतना पैसा तो आएगा नहीं। फिर भी यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों ने 20,000 दी, किसने 25,000, ऐसे करके उन्होंने 1.5 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर चुके थे। बाद में 50-60 हजार रुपए की जो रकमें पड़ी थी वो साथ में लेके आई थी यहाँ पे जमा करवाने। तो बंटी आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, कैसे परिवार का गुजारा चलता है? ये तो सर छुट्टी मजदूरी करता हूँ, मेरे को तो यहाँ पे जो काम मिल जाता है मैं वो काम करने लग जाता हूँ। अच्छा, तो बस मेहनत मजदूरी करके जीवन चला रहे हैं आप? जी जी सर। तो ये तो बड़ी अजीब घटना है कि भाई आपको ये बताया गया कि आप कोमा में हैं, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आपकी हड्डी टूट गई है, और ये बातें आप सारी सुन रहे थे कि डॉक्टर इस तरीके से सब योजना बना रहे हैं वहाँ? जी, इनको मैंने अपनी वाइफ से बोलते हुए मैंने उस टाइम पे सुन लिया था, और उस टाइम पे मेरे को डाउट हो गया था। जो इन्होंने रीढ़ की हड्डी का बोला था ना, कोमा का, तो इन्होंने नीचे जाके जो भी है वो मेरी वाइफ को बताया, बाकी रीढ़ की हड्डी का खुद ने स्वयं ने सुना था वहाँ पे, और वहां से मेरे को पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी झोलझाल चल रहा है पैसे का। अच्छा, और आपको कहीं रीढ़ में दर्द भी नहीं था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी? यही मैं पूरा एक्सपोज करने के लिए बाहर आना पड़ा मेरे को जबरदस्ती, क्योंकि मैं अपने आप को मतलब कुछ चीजें अगर अंदर मारपीट गलती से अगर कर देता तो ये सारा आरोप मेरे ऊपर डोल देता कि ये पेशेंट यहाँ पे मारपीट जबरदस्ती कर रहा है, कुछ लूटपाट कर रहा है, इसलिए मैंने अंदर क्या किसी को भी हानि नहीं पहुंचेगी। अच्छा, और वो चीज खाना के मैंने एक्सपोज करी है कि यहाँ पे चल क्या रहा है आखिरकार, और झूठ बोल के क्या करा जा रहा है यहाँ पे। अच्छा बंटी, मेडिकल कॉलेज में कैसी व्यवस्थाएं थी इलाज की? वहाँ क्या बेहतर इलाज नहीं था क्या, इसलिए आपको इंदौर रेफर कर रहे थे? क्या समस्या थी वहाँ पे? तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मेडिकल जो कॉलेज का जो था वहाँ पे हर कोई मतलब इंसान आता था, चाहे नर्स हो कुछ भी हो, रिस्पेक्ट भी देती थी, और बहुत बढ़िया तरीके से फैमिली को भी 5-5 मिनट के लिए छोड़ा जाता था है? अगर वो रिक्वेस्ट भी करते तो वो उनको छोड़ते हैं कि हाँ कि आप देख के आओ पेशेंट को। और यहाँ पे ये जो चल रहा था जेटी में, कि यहाँ पे अगर मिलने का बोल रहे थे, बस उनको नीचे पैसे में दवाई गोलियों में उलझा के रख रहे थे, ये ले आओ वो ले आओ ये करें। नहीं, रतलाम मेडिकल कॉलेज की बात मैं कर रहा हूं। जब आप सबसे पहले रतलाम मेडिकल कॉलेज में गए तो क्या वहां इलाज नहीं था? इस वजह से आपकी पत्नी ने एम्बुलेंस वालों से बात की और फिर वो, या एम्बुलेंस वालों ने उनसे कहा? क्योंकि एम्बुलेंस वाले या यही लोग दलाल होते हैं, मेडिकल जो निजी अस्पताल होते हैं वही यही लोग दलाल होते हैं, यही लोग मेडिकल कॉलेजों से सरकारी अस्पताल से मरीजों को ले जाते हैं, कमीशन मिलता है इनको। जी, साक्षी जो एम्बुलेंस रहती है अपनी मेडिकल की, वो एम्बुलेंस थी नहीं, तो उन्होंने फोन भी लगाया था, तो उन्होंने बोला था कि अवेलेबल नहीं है अभी, एम्बुलेंस तो चल रही है। तो घर वालों ने क्या करा कि प्राइवेट एम्बुलेंस करी थी। अच्छा, इंदौर ले जा रहे थे आपको? हाँ, इंदौर के लिए ही बोला था। बाकी अब इनको घर वालों ने किसने क्या बोला कि इधर नजदीकी हॉस्पिटल का है क्या है, ये मेरे को उसका इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि वो चीज मैंने जो देखा ही नहीं वो मैं बता ही नहीं अच्छा, सकता। एक चीज मुझे और बताइए बंटी, कि इंदौर जो रतलाम मेडिकल कॉलेज है, क्या वहां इलाज की सुविधा नहीं थी इसलिए वो इंदौर भेज रहे थे? क्या वहां इंतजाम नहीं थे इलाज के? मेरी नजर में तो इलाज की तो सुविधा सारी है वहाँ पे। बाकी हाँ, ये बोलना चाहूंगा कि एमआरआई वगैरह मशीन जो है ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो इसलिए इंदौर भेज रहे थे वो? जी जी जी, एमआरआई के लिए पहुंचा रहे थे। तो मतलब इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ एमआरआई नहीं है? जी हाँ। तो बहुत और गंभीर बात है कि भाई मध्य प्रदेश में 20 सालों से बीजेपी की सरकार, उससे पहले बहुत सरकारें थी, अगर एक मेडिकल कॉलेज में एमआरआई नहीं है तो ये भी बहुत गंभीर विषय है। अभी इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपने कहीं शिकायत की, कोई जांच शुरू हुई, कोई कार्रवाई हुई बंटी? स्वास्थ्य केंद्र में मैंने दी थी शिकायत, उन्होंने मेरे से पूछताछ करी थी। जैसा जो कथन मैं आपको अभी लाइव पे दे रहा हूँ वही कथन मैंने उनको सेम बताई है, घटना भी बताई है। बाकी कहीं कहीं पे कुछ ना कुछ चूक चल रही थी और मेरे ऊपर दबाव भी बढ़ रहे थे। अच्छा, अब मैं तो देखो ठहरा हूँ मिडिल क्लास, तो मैं उससे ज्यादा तो अब कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। बाकी ये है कि मेरे साथ जो हुआ वो ठीक है। मैं तो आपके माध्यम से एक ही चीज जनता को बताना चाहूंगा
कि आप कहीं पे भी ट्रीटमेंट करवाइए, तो अपने घर वालों को, किसी को एक को पेशेंट के सामने, चाहे वो अंदर जाने दे या नहीं जाने दे, बाकी उनको बाहर से नजर रखवाए कि उसके साथ में हो क्या रहा है वहां। जी जी। क्योंकि ऐसा क्या है कि ये झूठ बोल बोल के हर कोई, देखो मेरे जैसा भी आज मिडिल क्लास है, आज मैं 200-500 रुपए की अगर मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी करता हूँ, तो वो पैसा भी मैं कैसे कमाता हूँ ये मेरे को पता है। मेरे को पीछे पूरी फैमिली है, और ये कल से अगर मेरे को कुछ कर भी देते हैं तो मेरी फैमिली को तो बोल देता तो आई एम सॉरी यार कि हमारे पास में बस इतना टाइम था, इतना था, वो ऐसा करके मेरे को कुछ भी कर सकते थे, इसलिए मेरे को वहां से मजबूरन भागना पड़ा। अच्छा, तो अभी तक जैसे अभी अस्पताल के लोग कह रहे थे, तो अब आप कहाँ पर हैं? अस्पताल के अंदर हैं, अपने घर में हैं? क्योंकि अभी एक मेडिकल कॉलेज की मैं बयान सुन रहा था कि आप गीता देवी हॉस्पिटल से आके फिर से मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए हैं क्या? जी वहां पे मेरे को जाना पड़ा ना, क्योंकि आप जैसे कि मेरी वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि मैं छुड़वा के भगा था, मेरा क्या ब्लड बहुत ज्यादा निकल चुका था बाहर, अच्छा और मेरे को कमजोरी हो रही थी। अच्छा। अब दूसरी जगह तो जाने से रिया, मेरे को तो वही एक दिखा वापस रास्ता, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट देखा जाए तो इनका व्यवहार स्वभाव अच्छा था, इसलिए मेरे को वापस से मेडिकल जाना पड़ा अंदर। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में आप चले गए, बहुत अच्छा किया। क्योंकि तो क्या आप अभी भी रतलाम के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं या घर आ गए हैं? जी सर, मैं तो अभी घर पर हूँ। अच्छा, घर पर आ गए हैं, तो आप पूरी तरीके से अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं? कहीं कोई चक्कर, कोई रीढ़ में कोई दर्द, किसी प्रकार का कोई कोमा जैसा कोई बात? चक्कर से तो है सर, कमजोरी सी है मेरे को। अच्छा, चक्कर आ रहा है। जी जी। हाँ, लेकिन उस तरह कहीं रीढ़ में कोई प्रॉब्लम, चोट नहीं लग नजर आ रही कहीं? जी है ना, मेरे इधर टाँके लगे हुए हैं सर पीछे। अच्छा, रीढ़ की बात, जो रीढ़ की हड्डी टूटने की बात है, उस तरीके से कोई बात तो नहीं नजर आ रही अभी? देखिए सर, मैं तो आपको वापस बार बार यही बोल रहा हूँ, जैसा मैं उस टाइम पे भी जी। जो सच्ची घटना, अगर रीढ़ की हड्डी टूटी होती तो मैं बाहर आके खड़ा कैसे हो। हाँ, ठीक ठीक बात है, यही तो मैं मुझे भी आश्चर्य है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटेगी वो बाहर आके अपनी बात कैसे कहेगा बहुत जोर जोर से। मेरा वही कहना है, और अगर मैं कोमा में भी था तो मैं डायरेक्टली बाहर कैसे निकल के आ सकता हूँ मैं। बंटी, क्या आपको आशंका थी कि कुछ आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता था अस्पताल के अंदर? जी हाँ, ये तो 100% थी, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर लोगों के जो बातचीत वगैरह, जो मतलब एक उनका बोलते हैं ना बिहेवियर, उनके बात करने की जो टेक्निक है, उनसे उनके ऊपर मेरे को डाउट लगा था कि हाँ इनका कुछ मतलब अलग ही चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि घर वालों को तो नीचे गोली दवाई में उलझा रखा था इन्होंने, कि गोली दवाई वगैरह ये लाते रहो। उसके हिसाब से ही मैंने उस चीज का अंदाजा लगाया था, और अपना खुद का सेल्फ डिफेंस करना स्टार्ट करा था मैंने अंदर। अच्छा, तो अभी आपने, डीएम साहब ने आपका कोई बयान लिया? कहीं कोई कार्रवाई, कोई एक्शन हुआ अभी तक? कोई बातचीत हुई? आपका बयान कहीं दर्ज हुए किसी जांच में? कोई अधिकारी आया आपसे मिलने? अभी तक तो स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी के अलावा सर मेरे कहीं पे बात नहीं हुई है, और वही से ही अपने जिला कलेक्टर महोदय साहब को मैंने ज्ञापन दिया है, आवेदन उनको भी दे के आया हुआ हूँ मैं। मतलब अभी कोई कलेक्टर साहब की तरफ से कोई जांच पड़ताल नहीं है? कोई नहीं है कि कुछ उन्होंने मेरे को वापस से बयान के लिए बुलाया, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप कुछ कह रहे थे, तमाम लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि अगर किसी का व्यक्ति कोई बीमार हो तो क्या सावधानी बरते, क्योंकि आपने नया जीवन पाया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से, आम जनता से, गरीबों से, जिनके पास साधन नहीं है, जो गरीब हैं, किसी तरीके से बीमारी का सामना करते हैं, घर मकान दुकान जमीन बेचकर? मेरा तो यही कहना है सर कि आप कहीं पे भी अगर इलाज, और मैं एक डॉक्टर के चक्कर में हर डॉक्टर को, देखो ये आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ कि हर कोई डॉक्टर ही ऐसा होगा, इनका तो पूरा बिहेवियर ही मतलब बेकार सा था। बाकी फिर भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि आप कहीं पे भी किसी भी परिजन का, आप छोटे से लगा के बड़े का, अगर कहीं पे इलाज भी करवा रहे हो तो आप में से एक मेंबर की नजर उस पेशेंट के ऊपर होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे आखिरकार आप देख सकते हो कि उसको किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है, वहाँ पे इलाज कौन सा चल रहा है, उसको कौन सी गोली दवाई दी जा रही है, और उसके साथ में चल क्या रहा है। तो एक फैमिली का मतलब वो रहना चाहिए, और इतने हॉस्पिटल में भी अनुमति रहनी चाहिए कि आईसीयू में भी। सर मेरा तो ये कहना है कि आईसीयू में कांच के वहां से देख सकता है कोई परिजन भी अगर रहता है पेशेंट का तो। बाकी इस हॉस्पिटल में वो चीज भी नहीं थी, उस जगह भी मतलब घर वालों को नीचे भगाया जा रहा था कि यहाँ पे खड़े भी मत लो। अच्छा, मेरा तो इसकी जनता से कहना है कि अगर कहीं पे भी अगर कुछ ऐसे होता भी हो तो आपको आपके पेशेंट के ऊपर आपको खुद को स्वयं को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी अगर लापरवाही है तो, क्योंकि ये तो एटीएम वाला सिस्टम है सर, क्योंकि एटीएम तो मैं अंदर था और मेरा बैंक बाहर था। एटीएम मशीन से बस जितना चाहे इतना निकालते रहो आप एटीएम कार्ड डालते।
ये बहुत बड़ी बात अभी बंटी नीनामा ने कही। दीपक जैन साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पूरे आप जिस तरीके से बंटी ने अपनी बातें रखी हैं, एक मेहनत मजदूरी करने वाला एक आम आदमी वो कह रहा है कि भाई आप सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते, लेकिन अपने मरीज को भर्ती कराएं तो उस पर नज़र रखें। इनकी पत्नी लगातार इन पर नज़र रख रही थी, इसलिए आज ये निकल कर आ गए। ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, और कहीं हड्डी टूटने, कहीं कोमा के नाम पर वसूली हो रही। आईसीयू में आमतौर पर भेजने के नाम पर वसूली होती है, ये शाश्वत है, दर्जनों घटनाएं हैं। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल, और ऊपर से अस्पतालों का ये रवैया, इसको किस तरीके से देखा जाए दीपक जी? अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। दीपक जैन, दीपक जैन जी, निजी हॉस्पिटल हाँ बोलिए बोलिए। क्या बंटी जी की बात तो कहना तू क्या वो एटीएम समझते हैं मरीज को, और बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घटना में कई निजी हॉस्पिटलों में ऐसी घटना हो चुकी है। अच्छा, पहले भी एक शाह हॉस्पिटल में घटना हुई थी, वो उस समय के कलेक्टर ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद 2 लाख का बिल माफ किया गया। क्या 2 वर्ष पूर्व हुई। कई हॉस्पिटलों में घटना हो चुकी है। निजी हॉस्पिटल मतलब मरीजों को समझते हैं एटीएम मशीन, ये सही कह रहा है। हाँ, ये बड़ी बात है। और एक और दीपक जी, एक और बड़ी गंभीर बात है कि रतलाम जैसा मेडिकल कॉलेज बता रहे हैं कि वहाँ एमआरआई की मशीन नहीं है। ये तो बड़ा अद्भुत है मामला। एमआरआई की मशीन एक मेडिकल कॉलेज में नहीं है, ये भी अपने आप में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही है। व्यवस्था की पोल खोल रही है, उस पर विधायक महोदय को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मरीज वहां से कमीशन खोरी के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया था। और मेडिकल कॉलेज में अधिकतर जो डॉक्टर है वो बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दलाल प्राइवेट अस्पतालों में ले जाते हैं सरकारी अस्पतालों से मरीजों को। जी जी बिल्कुल, मुनाफाखोरी चल रही है। और इसमें क्या होता है, मेडिकल कॉलेज में जो सर्विस कर रहा है डॉक्टर प्राइवेट में भी सेवा देना, प्राइवेट हॉस्पिटलों में सेवा दे रही है मेडिकल कॉलेज की। ठीक बात है। संतोष सिंह परिहार, आपने पीड़ित को, ये लगातार हमारे चैनल पर हैं और अपनी पीड़ित जो अपनी बात रख रहे हैं वो, और मुझे ताजुब हो रहा है कि अभी तक किसी मीडिया के चैनल ने, किसी अखबार ने, किसी ने अभी तक इनकी बात प्रमुखता से नहीं रखी है। और यही वजह है कि अब डर खत्म हो गया, सरकारों की आंखों में भी अब डर नहीं है, और ना ही ये जो अस्पतालों के डर रह गया है, और इस तरीके से मनमानी हो रही। संतोष सिंह, और मुझे ताजुब हो रहा है कि अभी तक किसी, संतोष साहब की आवाज हमें मिल नहीं रही, बोलिए। संतोष की आवाज हमें मिल नहीं रही। दीपक जैन, ये अभी आप देखिए, इन्होंने कहा कि अभी टीवी को तो बयान दे दिया कलेक्टर साहब ने कि 3 सदस्यीय समिति बना दी गई है, कमेटी बना दी गई, जांच हो रही, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके पास तक कोई जांच करने अभी तक नहीं आया है। समिति जो बनी है, समिति काम करेगी जब तो उनके समिति के जो निजी हॉस्पिटलों में बात है, समिति जो बनी है ना, उनके भी हित निजी हॉस्पिटलों के साथ रहते हैं, और निजी हॉस्पिटलों में रहते हुए समिति निष्पक्ष काम कैसे कर पाएगी, ये कलेक्टर साहब को देखना पड़ेगा, नेशनल कलेक्टर को। ठीक है संतोष जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं। संतोष जी, आप देखिए कि पीड़ित ने कितनी बड़ी बात कही कि अगर आपका मरीज बंटी नीनामा एक साधारण एक मजदूर है, मजदूरी करता है, 200-500 रुपया कमाता है, दिन में अपना परिवार चलाता है, वो आदमी कह रहा है कि भाई अगर आपका मरीज अस्पताल में है तो एक व्यक्ति निगरानी जरूर रखे, क्या दवा दी जा रही, कैसी स्थिति है, क्योंकि ये अस्पताल मरीजों को एटीएम समझते हैं। आप ये देखिए, एक नॉर्मल आदमी, एक अति सामान्य आदमी, एक मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति, उसकी क्या धारणा बन गई है। जो हम लोग हैं, हम लोगों को कम से कम सोचना चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए, और खासतौर पर पत्रकारों को और सोचना चाहिए कि जिस दिन आप अपना कर्तव्य निभाने लगेंगे तो मुझे लगता है बंटी नीनामा को कोई शिकायत नहीं होगी, इस तरह के लोगों को इस तरह की घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। संतोष, देखिए दुर्गेश जी, बंटी जी ने जो अभी जो पूरा बताया है, इस पे निश्चित तौर पे जो ध्यान देना चाहिए, सामान्य और मिडिल क्लास के जो लोग हैं
मरीज के साथ एक आदमी होना चाहिए जो ध्यान दे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सारे अस्पतालों में कई जगह लूट होती होगी और उजागर नहीं हो पाता। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि रतलाम का कलेक्टर, रतलाम का CHO, मेडिकल ऑफिसर से लेके क्या कर रहा है, सो रहा है। और हमारे पत्रकार जितने भी चैनल हैं वहां पे, अभी किसी चैनल में नहीं आया। मैं तो बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ दुर्गेश जी आपको कि आपने चैनल में बताने का ये बहुत अच्छा वो करा, ताकि लोगों को ज्यादा मालूम हो और लोग जागरूक हो। और मध्य प्रदेश की स्थिति तो क्या है, बिहार उत्तर प्रदेश से बदतर हो गई है। यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एकदम लूटने खसोटने में लगा है, क्योंकि उनको चंदा करके जो मंत्री मुख्यमंत्री को विधायक को देना है। तो ये लुटेरे लोग हैं, जनता का ध्यान नहीं देके लूट रहे हैं। और आप इससे अंदाजा लगाइए दुर्गेश जी कि कितने आप इस चैनल में बता रहे हो, अभी वहां पे लोकल चैनल, किसी चैनल में हमें तो जानकारी नहीं। आपके जो सुनील मालवीय जी ने मुझे बताया तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बोले ऐसी घटना है, हमने डिबेट बिठाई। मैंने कहा आपकी डिबेट पे नहीं, 2 डिबेट कैंसिल करके मैंने आपके यहाँ बैठा, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है, गंभीर विषय है। आप ये बताइए, कोई मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति अगर अस्पताल में भर्ती हो कर देते हैं तो कोमा के नाम पे उसे लूटा जाता है उससे। और मेडिकल कॉलेज खरा आना चाहिए मोहन यादव सरकार को कि मेडिकल कॉलेज के अंदर MRI मशीन नहीं है। मतलब कितने दलाल घूम रहे हैं वहां पे रतलाम के अंदर। रतलाम कोई छोटी जगह है क्या, जिला है? बड़ी बात है कि दलाल घूम रहे हैं, ये बड़ी बात है संतोष जी कि दलाल घूम रहे हैं, ये बड़ी बात है दलाल घूम रहे हैं। विनोद यादव आप रतलाम से ही हैं, रतलाम के बीजेपी के नेता हैं। आपको लगता है कि इस मामले में बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और आप कम से कम मेडिकल कॉलेज, मुझे लगता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप कल मेडिकल कॉलेज जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ MRI मशीन है कि नहीं, और आप अपनी सरकार से कहेंगे कि भाई कम से कम इतनी तो लाज करो कि कम से कम एक MRI मशीन वहाँ दे दो। विनोद यादव, बोलिए। विनोद, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि कोई व्यवधान है। राहुल बैरागी, इस पूरे घटनाक्रम पे अभी तक क्या स्वास्थ्य मंत्री, कोई वहाँ का जो मेडिकल का बड़ा पदाधिकारी है, इस बात की एक रिपोर्ट बनाकर राहुल बैरागी मुझे कल जरूर भेजिएगा कि रतलाम के मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन कितने दिनों से नहीं है और क्यों नहीं है। क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्क्लेव हो रहे हैं, और अगर एक MRI मशीन नहीं है किसी अस्पताल में और उसके लिए बंटी जैसे गरीब आदमी को रेफर किया जाता है इंदौर कि आप केवल MRI नहीं इसलिए इंदौर, बाकी सारा इलाज हम कर देंगे, और इतनी लंबी यात्रा रतलाम से इंदौर तक जाएगा। मजबूरी में बीच में कोई दलाल मिला, एम्बुलेंस का व्यक्ति, परिवार एम्बुलेंस के लिए संपर्क कर रहा था कि इंदौर लेकर जाएंगे, कोई दलाल मिला, उसने कहा यहीं करा लो भाई, और वे पहुंच गए गीता देवी हॉस्पिटल, और फिर जो कुछ हुआ सबके सामने है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं तो आप जाके कर पड़ताल करिए। और अब तक सरकारी पक्ष क्या है, कोई जांच शुरू हुई? क्योंकि ये अभी कह रहे हैं बंटी कि उनसे कोई आज तक किसी ने संपर्क किया नहीं है। राहुल जी, रतलाम के कलेक्टर राजेश बादम से मेरी बात हुई। उनका यही कहना है कि अभी मैंने स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम यहां पर गठित कर दी गई है और पूरे मामले की जांच कर पूरी रिपोर्ट अगर पेश करेंगे उसके बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई करें। क्योंकि उनका एक ही कहना है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, क्या मामला हुआ था, कैसे हुआ था, और ये जो बंटी नामक जो व्यक्ति है ये किस कारण से बाहर आया, पूरे मामले की जब जांच मेरे पास में आएगी उसके बाद में उसमें तथ्य लिखे जाएंगे। उसके बाद में ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल, इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। जी राहुल, हम कम से कम हम ये चाहते हैं कि आप लगातार वहाँ मेडिकल कॉलेज और बंटी से संपर्क में रहें। जांच हो रही है, बंटी को न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा है, के न्यूज़ बंटी के साथ है, इस और बंटी जैसे लाखों करोड़ों लोगों के साथ है जिनके साथ इस तरीके का अन्याय होता है, जिन्हें अपना हक नहीं मिलता, और उनको कम से कम एक सामान्य इलाज का तो हक है भारत के नागरिक होने के नाते। बहुत बहुत शुक्रिया बंटी आपका भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दीपक जैन, राहुल बैरागी, विनोद यादव, संतोष सिंह परिहार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन एक बात, ये बहुत बड़ी सीख
बंटी निनामा दी कि अगर आपका मरीज एक मेहनत करने वाला मजदूर जो खुद पीड़ित है, जिसको कहा गया कि रीढ़ की हड्डी टूट गई, कोमा में चला गया, परिवार से लाखों रुपए ठगी की योजना थी, कुछ पैसे ले भी लिए गए, वो आदमी अस्पताल से बाहर खुद कूद कर आ जाता है, सब कुछ लेकर, मेडिकल उपकरण समेत। उस व्यक्ति ने के न्यूज़ के इस शो में कहा कि अगर आपका मरीज भर्ती है तो उस पर निगरानी रखिए, डॉक्टर आपको भगाएंगे उसके पास से, न भागिए, और जहां भगाएं ऐसे अस्पताल में भर्ती मत कराइए। तो ये बहुत बड़ी सीख है, एक जिसे हम कहते हैं कि एक सामान्य आदमी, छोटा आदमी जिसे कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी सीख है। नमस्कार।